सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिरनबा इंडस्ट्री के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पीयर के साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे, एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बताएंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं हिरनबा इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ बेसिक्स चीजें। एज यू कैन सी इन द चार्ट, ये क्रॉप प्रोटेक्शन एंड केमिकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि एक्सपोर्टर्स एंड मार्केटर्स भी है। ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास 9400 प्लस डीलर्स, 21 डिपोट्स, 16 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी में ये अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं एंड 60 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जहां से 50% से भी ज्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर कंपनी के बारे में हम और भी देखें तो इनके पास 3 मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज है with 174 reactors and 14,024 MTPA, यानी कि ये इनके पास 3 इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है जहां पे ये नए नए प्रोडक्ट्स का रिसर्च करते हैं। रिसेंटली इन्होंने 2 न्यू फंगिसाइड्स, 2 न्यू हर्बिसाइड्स एंड 1 न्यू इंसेक्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं एंड आप इनके ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस भी देख सकते हैं जो कि ये इंडिया में सेल करते हैं। ये कंपनी एक क्रॉप प्रोटेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गुजरात पे बेस्ड है। ये कई सारे केमिकल फॉर्मुलेशंस बनाती है जैसे कि साइफामेथ्रिन, अल्फा साइफामेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन एंड बाकी के बहुत सारे केमिकल्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1996 में एंड आजकल के टाइम पे ये बहुत सारे एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब हम जान लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। नंबर 1 पे आता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऑफ टेक्निकल्स, जिसमें कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल सारा चीज कंपनी खुद करते हैं। इवन ये सारे केमिकल्स जो है वो ये कंपनी इंडिया के बाकी बहुत सारे कंपनीज को भी सप्लाई करते हैं, जिसमें से पीआई इंडस्ट्री, एग्रोलाइफ, सुमितोमो केमिकल्स, एमओएल, बहुत ही जाने माने कंपनीज है इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जो कि इनके क्लाइंट्स हैं। इनका सेकेंड प्रोडक्ट है टेक्निकल एक्सपोर्ट्स, जहां पे ये कंपनी 103 टेक्निकल्स को बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जिनका अप्रूवल इन्हें सेंट्रल की कमिटी CIB-RC से मिला हुआ है, जिसमें से 13% से भी ज्यादा का जो मटेरियल है वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड प्रोडक्ट रेंज है बैंडेड फॉर्मुलेशंस, जहां पे ये बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करते हैं एंड उन्हें सेल्स भी करते हैं। फोर्थ है पब्लिक हेल्थ, जिसमें ये कंपनी जनरल इंसेक्ट कंट्रोल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेल करते हैं। एंड फिफ्थ इनका जो प्रोडक्ट है वो है फॉर्मुलेशंस एक्सपोर्ट्स, जहां पे वो फॉर्मुलेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जहां पे जो सारा सेल्स है वो उनके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के थ्रू किया जाता है। एंड अगर हम इन्हीं 5 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो वो कुछ ऐसा है, जहां पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स एंड टेक्निकल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी को आता है, उसके बाद आता है टेक्निकल एक्सपोर्ट, थर्ड पे आता है बैंडेड फॉर्मुलेशंस, जहां पे पब्लिक हेल्थ से कंपनी को सबसे कम रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप्स देखें फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन परसेंटेज वाइज, सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऑफ टेक्निकल से 32.99%, टेक्निकल्स एक्सपोर्ट से 32%, ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से 22.80%, फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट से 9.27% एंड पब्लिक हेल्थ से 2.76% रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। अगर हम टोटल सेल्स को देखें सो 49% जो इनका रेवेन्यू आता है वो ओवरसीज से आता है, 51% जो इनका रेवेन्यू है वो इंडिया से जनरेट होता है। अगर हम प्रोमोटर्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो ये जो कंपनी है वो वैसे तो 1992 पे इनकॉर्पोरेट हो गया था, लेकिन अगर हम कंपनी के वेबसाइट को देखें सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी वेबसाइट, कंपनी का एक्चुअल गठन हुआ था 1996 में वापी, गुजरात पे। एंड अगर हम प्रोमोटर्स को देखें तो सारा प्रोमोटर होल्डिंग शेट्टी फैमिली के पास है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 98.85%, जो पूरा प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो शेट्टी फैमिली के पास है। एंड अगर हम प्री इशू एंड पोस्ट इशू को देखें सो प्री इशू प्रोमोटर होल्डिंग है 98.85% एंड पब्लिक है 1.15%, एंड पोस्ट इशू जो हो जाएगा उनका प्रोमोटर होल्डिंग हो जाएगा 74.01% एंड पब्लिक होल्डिंग हो जाएगा 25.99%। कंपनी के पास 9400 प्लस डीलर्स है एंड 21 डिपोट्स भी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को 41 कंट्रीज में सेल्स करते हैं, जिसमें से
अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड CIS भी शामिल है। लेकिन कंपनी का एक प्रॉब्लम है, कंपनी का जो टोटल टॉप 10 कस्टमर्स है वो उनके टोटल सेल्स के 22% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही डोमेस्टिक मार्केट पे ना ही इंटरनेशनल मार्केट पे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि उनके टॉप 5 डोमेस्टिक कस्टमर से उन्हें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इन द लास्ट 5 इयर्स। एंड इस टेबल पे आप ये देख सकते हैं कि उनके टॉप 5 इंटरनेशनल कस्टमर से उन्हें एवरी ईयर कितना परसेंटेज का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो कंपनी का जो मेन सेल्स है वो बहुत सारे छोटे कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कंपनी के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि ये सारे कस्टमर क्या इन फ्यूचर भी इस कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे। एंड इसी के साथ साथ एक और भी रिस्क आ जाता है कि हिरनबाई इंडस्ट्रीज के किसी भी कस्टमर्स या फिर किसी भी डीलर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि फिनिश गुड बनाने के लिए जिनसे वो रॉ मटेरियल लेते ना ही उनके साथ हिरनबाई इंडस्ट्री का कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। फिनिश गुड को सेल करने के लिए जो डीलर्स है उनके साथ भी हिरनबाई इंडस्ट्री का कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, यानी इन फ्यूचर अगर उनके कोई रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर उन्हें प्रोडक्ट देने से मना कर दे तो भी उनके सेल्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। एंड उनका अगर कोई डीलर उनका प्रोडक्ट्स बेचने से भी मना कर दे तो भी उनके सेल्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। नाउ आप देख सकते हैं कंपनियों के फिनेंशियल्स, जहाँ पे टोटल एसेट्स जो है अगर हम उनको देखें सो ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम टोटल इनकम देखें सो मार्च 2019 में 1000 करोड़ के ऊपर था, जो कि मार्च 2020 में 967 करोड़ एंड सितंबर 2020 तक 619 करोड़ था, यानी कि कंपनी के इनकम में डिक्रीज आया है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को भी देखें सो मार्च से लेके सितंबर 2020 तक इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर हम एबिटा को देखें तो मार्च 19 में 138, मार्च 2020 में 145 एंड सितंबर 2020 तक 100। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ को परसेंटेज में देखें तो FY19 में 34.84%, FY20 में -4.32% एंड FY21 में 23.29%। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो FY19 में 75 करोड़ प्लस, FY2020 में 97 करोड़ प्लस एंड FY21 में अब तक 66 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो FY19 में 60% एंड FY20 एंड FY21 में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 29% एंड 24% है। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को देखें वो भी कंपनी का फ्लैट है। लेकिन अगर हम डेप्थ को देखें तो कंपनी का प्रेजेंट डेप्थ है 38.02 करोड़ एंड अगर हम उसको कंपनी के नेट वर्थ से कंपेयर करें वो है 381 करोड़, यानी कि कंपनी का जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एंड अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें सो एवरेज कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30% है, जिसे भी हम डिसेंट कह सकते हैं। अगर हम कंपनी के पीयर्स के बारे में बात करें तो उनके जो मेन पीयर्स है वो है रैलिस इंडिया लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल्स एंड भारत रसायन, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर पीयर्स के साथ हम कंपनी को कंपेयर करें तो हिरनबाई इंडस्ट्री का जो पैट है वो अपने पीयर्स से कम है। लेकिन अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो को देखें तो हिरनबाई इंडस्ट्री का डेप्थ ऑलमोस्ट नील है, यानी कि डेप्थ इक्विटी रेशियो के बारे में हिरनबाई इंडस्ट्री नंबर 1 है। अगर हम रिटर्न फ्रॉम नेटवर्थ को देखें उसमें भी हिरनबाई इंडस्ट्री का जो रिटर्न है वो ज्यादा है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। अगर हम पीई को देखें यानी कि कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो जहां पे हिरनबाई इंडस्ट्री का FY 2021 में पीई है 19, वही भारत रसायन का 26, सुमितोमो केमिकल्स का 47 एंड रैलिस इंडिया का 23, यानी कि ये कंपनी किसी भी एस्पेक्ट में ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एंड कंपनी का डेप्थ ऑलमोस्ट 0 है। सो इन फ्यूचर कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाए तो उससे कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें सो एग्रोकेमिकल मार्केट में नेक्स्ट 5 इयर्स में जो CAGR ग्रोथ होगा वो 4.11% का होगा ग्लोबली। अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में 7.9% का ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा इन द नेक्स्ट अपकमिंग 5 इयर्स फ्रॉम एग्रोकेमिकल मार्केट। सो अगर हम कंपनी के पायरोफायर्स मार्केट का CAGR ग्रोथ देखें सो ग्लोबली ये मार्केट 6.38% के रेट से ग्रो होगी इन द अपकमिंग 5 इयर्स। वही इंडिया में ये मार्केट जो है वो 8.5% के CAGR के रेट से ग्रो करेगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर। अब अगर हम कंपटीटर्स का एनालिसिस और भी थोड़ा डिटेल्स में करें तो की प्लेयर्स जो है उनमें UPL है नंबर 1। अगर 2019 में उनका रेवेन्यू देखें सो वह $472 मिलियन एंड अगर हम उनका इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो वो 82,920 है। टॉप 10 लिस्ट में हिरनबाई इंडस्ट्री का नाम नहीं है क्योंकि हिरनबाई इंडस्ट्री का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 14,000 मेट्रिक टन। सो इन दैट केस ये टॉप 10 प्लेयर्स के बीच तो नहीं आते। लेकिन हम पायरोफायर्स मार्केट को देखें सो वहां पे हिरनबाई इंडस्ट्री नंबर 1 पे है।
क्योंकि अगर इंडिया में हिरनबा इंडस्ट्री लिमिटेड 19.5% मार्केट शेयर ओन करता है। अब हम करेंगे कंपनी का स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स के बारे में हम जान लेते हैं। इनका नंबर 1 स्ट्रेंथ है वन ऑफ द लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ सिंथेटिक पायरोसाइड्स। सेकंड इनका जो स्ट्रेंथ है वो है वेल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो। थर्ड है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रीच। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिफ्थ है लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। लास्ट है वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी के पास बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो कि इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है एंड कंपनी के पास बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स है जो कि वेल डाइवर्सिफाइड भी है एंड कंपनी इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट पे भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। सो आप जान लेते हैं वीकनेस के बारे में। ये अपने रॉ मटेरियल का 13% चाइना से इंपोर्ट करते हैं एंड फिनिश प्रोडक्ट्स का 13 से 14% जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि इंडिया चाइना के बीच अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो गया तो 13 से 14% का जो इनका रेवेन्यू है उस पे भी सीधा सीधा असर पड़ सकता है। इनका सेकेंड जो वीकनेस है वो है टॉप 10 जो प्लेयर्स है उसमें हिरनबा इंडस्ट्री का नाम शामिल है इन इंडिया एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। अब हम जान लेते हैं कंपनीज के अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सो कंपनी का जो नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है वो है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री या फिर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है एंड इस ईयर बजट में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। सेकेंड जो इनका अपॉर्चुनिटी है वो है चाइना। चाइना में कोविड के कारण बहुत सारे एग्रोकेमिकल प्लांट जो शटडाउन हो गए जिससे इंडिया को बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट हिरनबा इंडस्ट्री को भी मिल रहा है। थर्ड जो इनका मेन अपॉर्चुनिटी है वो है एनहेंसिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। इनके पास बहुत सारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है एंड इनके पास बहुत ज्यादा एम्प्टी लैंड भी है जहां पे ये इन फ्यूचर प्रोडक्शन प्लांट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो इनका मेन अपॉर्चुनिटी है वो है इंटरनेशनल मार्केट। यूएस, यूरोप, चाइना ये सारे कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं एंड यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड हुआ है उसका सीधा सीधा बेनिफिट भी हिरनबा इंडस्ट्री को मिल रहा है। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस। कंपनी रिसर्च एंड डेवलप में बहुत ज्यादा स्पेंड करता है जिस कारण ये नए नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है एंड नए नए ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस को भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। नेक्स्ट जो इनका अपॉर्चुनिटी है वो है कोविड के कारण लोगों के बीच हेल्थ केयर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न आ गया है एंड अभी इनका जो मेन फोकस है वो है पब्लिक हेल्थ प्रोडक्ट्स जहां पे इनका रेवेन्यू सबसे कम आता है बट इस सेगमेंट पे ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं इन अपकमिंग फ्यूचर। अब हम जान लेते हैं कंपनीज के थ्रेट्स के बारे में। नंबर 1 कंपनी का जो थ्रेट्स है वो है कंपटीशन। बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है जो कि बहुत वेल रेपुटेटेड है, तो कंपनी को इन फ्यूचर बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। सेकेंड जो थ्रेट है वो है हाईली फ्रैगमेंटेड जेनेरिक मार्केट। हाईली फ्रैगमेंटेड मार्केट होने के कारण इस इंडस्ट्री को जो मार्जिन मिलता है वो उतना ज्यादा नहीं मिलता। कंपेयर टू अदर बिजनेसेस मार्जिन बहुत ही कम होते हैं। थर्ड थ्रेट है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के कारण भी कंपनी के बिजनेस को बहुत ज्यादा थ्रेट पहुंचा है क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी फेस करना पड़ा। फोर्थ है एनवायरनमेंट एंड हेल्थ कंसर्न। पेस्टिसाइड जो है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, तो एनवायरनमेंट एंड हेल्थ कंसर्न कंपनी के लिए एक मेजर थ्रेट्स है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिस्क। जितने भी पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। सो गवर्नमेंट अगर इन फ्यूचर कोई भी पॉलिसीज में चेंज करता है उसका सीधा सीधा असर इन कंपनीज के सेल्स के ऊपर एंड रेवेन्यू के ऊपर भी पड़ेगा। सो रेगुलेटरी रिस्क का डर हमेशा इन कंपनी के ऊपर रहता है। लास्ट जो है वो है फॉरेक्स फ्लक्चुएशन। कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसका 50% से भी ज्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। सो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर डॉलर का प्राइस घटता है या फिर बढ़ता है उससे भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। अब हम लास्ट में जान लेते हैं कंपनीज के आईपीओ के बारे में। कंपनी का आईपीओ का प्राइस है 626 से 627 एंड जिसमें से 624.25 करोड़ जो कि टोटल इश्यू साइज है, फ्रेश इश्यू है 60 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 565.24 करोड़ का। पोस्ट इशू मार्केट कैप जो है कंपनी का वो है 2508 करोड़। आईपीओ का लॉट साइज है 23 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,421, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,87,473। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इशू। कंपनी का आईपीओ लाने का मेन रीजन है कंपनी को बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। सेकेंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड थर्ड है टू मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 32 यानी कि
ग्रे मार्केट ये कहता है कि आईपीओ को लिस्टिंग गेन तो जरूर मिलेगा एंड बहुत टाइम बाद किसी एग्रीकेमिकल कंपनी का आईपीओ आ रहा है एंड इस सेक्टर को गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, सो इसका लिस्टिंग गेन मिलना तो तय है। अब अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो लास्ट डे पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि तब आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि आईपीओ का एग्जैक्टली रेस्पॉन्स क्या है, कितना टाइम आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।